हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हमारी क्षेत्रीय शक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है जो है मराठा साम्राज्य। चलिए मराठा साम्राज्य को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ेंगे। जो मध्यकाल का टेन्योर है वो 1674 से लेकर 1773 चलता है। 1674 में दोस्तों जो शिवाजी हैं इनका राज्याभिषेक होता है और इसी समय से ही जो राजा शब्द है वो छत्रपति के रूप में हेड हो जाता है और 1773 में पेशवा पद का वंशानुगत हो जाता है। इसी समय से पेशवा का युग आ जाता है और इसी के साथ आधुनिक काल का शुरुआत हो जाता है जो 1818 तक चलता है। बात किया जाए दोस्तों ये क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों था। दोस्तों यहाँ पर कोई फर्टाइल लैंड नहीं था, लेकिन यह जो था एक कृषि संभावना में कम था। यहाँ पर कोई लैंड रेवेन्यू था नहीं, फिर भी यह महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये पश्चिमी तट था और जो ये किनारे वाला एरिया है ये पश्चिमी घाट था और यहीं पर एक गोवा था दोस्तों, गोवा। और जो ये ताप्ती नदी आ रही है, ताप्ती नदी और गोवा के बीच वाला जो क्षेत्र है इसे हम कोंकण तट कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो था कि सेना को प्राथमिकता मिलेगी, इस सैन्य सेवा यहाँ बढ़ेगी और यह पड़ोसी राज्यों से टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई लैंड रेवेन्यू था नहीं। तो यहाँ के लोग जो थे वो सेना को प्राथमिकता देते, सेना में वृद्धि कर रहे थे और अपने पड़ोसी राज्यों से संपर्क बनाया और उन्होंने कहा कि हम सेना हमारी मजबूत है, आप इनका हेल्प लीजिए और जब वो लोग हेल्प लेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। आता है छत्रपति शिवाजी का टेन्योर, जिसमें इनका जन्म पहले मानते थे 1627 ईस्वी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कहा है कि नहीं, इनका जन्म है 19 फरवरी 1630 है। बात की जाए छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान की तो शिवनेर दुर्ग पुणे में है। बात की जाए पिताजी कौन थे तो शाहजी भोसले थे, जो पूना की जागीर इनके पास थी। माता जीजाबाई थी और इनके संरक्षक दादा कुंड देव थे। इनके आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो गुरु रामदास जी थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए जो इस समय जो दिल्ली था, दिल्ली का जो मुगल था ये दक्षिण में पूरा अपना विस्तार करना चाहता है। दक्षिण में बीजापुर आ रहा है, गोलकुंडा ये अपना विस्तार करना चाहता था। वहीं जो मराठा है, मराठा क्या करना चाहता था, ये बीजापुर पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो दिल्ली अधिकार जमाना चाहता है साउथ जोन में और मराठा अधिकार जमाना चाहता है बीजापुर में। तीनों में संघर्ष हो रहा है, जिसे हम त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। दिल्ली बीजापुर में संघर्ष हटाना चाहती है और शिवाजी जो थे मराठा ये भी बीजापुर पे आना चाहते थे। तो दिल्ली शिवाजी के पास पहुंची और बोली तुम बीजापुर से काहे लड़ रहे हो। तो बोला कि नहीं, हमको ऐसे ही लड़ रहे हैं। तो दिल्ली बोला ठीक है, तो हमसे मिल जाओ। तो दोनों मिल गए और बीजापुर को रिप्लेस कर दिए और दिल्ली ने कहा कि बीजापुर को हम तुम्हें बैठा देंगे मराठा। तो मराठा यहाँ पर आ जाता है और बीजापुर समाप्त। तो बात की शिवाजी के जो प्रारंभिक अभियान कौन कौन थे, तो शिवाजी का जो प्रारंभिक अभियान था वो 1643, याद रखिएगा पहला अभियान था, महत्वपूर्ण होगा। सिंहगढ़ का किला इन्होंने जीत लिया जो कि बीजापुर से था। इसी के बाद उन्होंने पुरंदर का किला भी जीत लिया। फिर आता है 1656 इसमें जावली का किला शिवाजी ने जीत लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके ठीक बाद एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं पुरंदर की संधि। इस समय क्या हुआ था कि जो दिल्ली का शासक था मुगल वो औरंगजेब था। इसने शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन क्या हुआ, ये असफल हो गया। ठीक इसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें औरंगजेब क्या करता है, जय सिंह को भेजा रहता है मारने के लिए, लेकिन संधि हो जाती है। ये होता है किसके बीच में, तो मुगल और मराठा के बीच में होता है। जो मुगल की तरफ से कौन सा, तो कछवाहा वंश का एक शासक था जो आमेर शासक जयसिंह था। मराठा की तरफ से शिवाजी थे। इनके बीच में संधि होती है और संधि की बात की जाए संधि के पॉइंट क्या थे, तो संधि का पॉइंट था दोस्तों कि शिवाजी ने 35 किलो में से 22 किले मुगलों को दे दिए। नेक्स्ट पॉइंट था कि संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिलेगी, संभाजी को, शिवाजी के पुत्र थे। नेक्स्ट तीसरी बिंदु था कि मुगलों का बीजापुर के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व शिवाजी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया तीनों पॉइंट। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब संधि के बाद बुलाया कि आओ
शिवाजी हमारे यहाँ शिवाजी गए, लेकिन शिवाजी को वहाँ सम्मान नहीं मिला और औरंगजेब के दरबार में उन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिला। विद्रोह में उन्होंने तलवार निकाल दी, जिसके कारण इस विद्रोह के कारण शिवाजी को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया गया। बाद में विभिन्न प्रयासों के कारण शिवाजी को नज़रबंद से हटाया गया और उन्हें वापस लाया गया। उसके बाद 1674 ईस्वी में महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। बात किया जाए राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो रायगढ़ के किले में होता है। पंडित कौन था दोस्तों? तो पंडित गंगा भट्ट थे, जो काशी से आए थे। कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में था। बात किया जाए कि महाराज शिवाजी ने राज्याभिषेक में क्या कहा, तो उन्होंने वचन दिया कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा। उसके बाद यहीं से ही दोस्तों स्टार्टिंग में हम बताएं कि जो 1674 से जब शिवाजी राज्याभिषेक ग्रहण करते हैं, उसी समय से जो राजा पद है छत्रपति के रूप में शुरू हो जाता है। बात किया जाए दोस्तों कि जो राज्य का आर्थिक संचालन कैसे होगा, तो दोस्तों राज्य का जो आर्थिक संचालन होगा टैक्स के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेना को मजबूत करेंगे और पड़ोसियों की हेल्प करेंगे, तो हेल्प करने के बदले में वो टैक्स वसूलेंगे। टैक्स किस रूप में होगा दोस्तों? तो चौथ के रूप में होगा, जो 1/4 होगा। 4 से 1/4 याद रखिएगा। और उसके बाद सरदेशी मुखी होगा, जो 1/10 होगा। कर का 1/4 भाग चौथ होता है और कर का 1/10 भाग सरदेश मुखी। बात किया जाए दोस्तों कि जो ये कर कैसे वसूला जाएगा, तो पड़ोसी राज्य से वसूलेंगे। और किस बात के लिए वसूलेंगे? कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम इस बात के लिए टैक्स आपका वसूल रहे हैं क्योंकि हमारी सेना मजबूत है। और ये सब छत्रपति के नाम पर वसूला जाएगा। इस टैक्स के नकारात्मक बिंदु क्या थे? तो नकारात्मक बिंदु साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। यदि आप उनसे टैक्स ले रहे हैं तो पड़ोसी आपसे नाराज होंगे कि आप बिना मतलब के टैक्स ले रहे हैं। तो चौथ सरदेश मुखी ने मराठाओं के पड़ोसियों को शत्रु बना दिया। टैक्स ले रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है, कोई बिना मतलब के पैसा देगा तो शत्रु बन ही जाएगा। इसी कारण जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तो आप चूँकि चौथ और सरदेश मुखी टैक्स ले रहे हैं तो आपका युद्ध होगा, तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ोसियों की, तो आपकी हेल्प नहीं करते हैं। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में ये हारने का प्रमुख कारण था, चौथ और सरदेश मुखी। बात की जाए दोस्तों छत्रपति शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। वो अष्ट प्रधान कौन कौन थे दोस्तों, आप उनके देखते हैं। इसमें से सबसे प्रमुख पेशवा था, सबसे प्रमुख पद था पेशवा, जो पीएम के पद पर था। सुमन विदेशी मामले देखता था। अमात्य अर्थ धन और वित्त के मामले देखता था। चिटलिस राजकीय पत्र व्यवहार देखता था। सर ए नौबत सेनापति था। उसके बाद न्यायाधीश का पद था। उसके बाद पंडित राव थे, अनुदान। वाकिया नवीस था, जो दरबारी कामकाज देखता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बात की जाए शिवाजी का कार्यकाल कब तक रहा, तो शिवाजी का कार्यकाल था 1674 से 1680 तक। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं संभाजी, जिनका कार्यकाल चलता है 1680 से 89 तक। इनके समय बात करें मुगल कौन था? औरंगजेब था। और इसने संभाजी को मारने के लिए मुबारिज खां को भेजा और यह संभाजी को मारता है और उनके पुत्र शाहू को अपने साथ मुगल ले आता है। बात की जाए इस समय संभाजी राजधानी रायगढ़ थी। देखते हैं दोस्तों राजा राम जो था दोस्तों शिवाजी का दूसरा पुत्र था, जो कि गद्दी पर बैठ ही नहीं पाया, क्योंकि इसका कार्यकाल था 1689 से 1700, जो साल भर चला, इधर उधर में ही व्यस्त रह गया, एक गद्दी पर बैठ ही नहीं पाया। उसके बाद राजा राम का पुत्र आता है शिवाजी सेकेंड, जिसका टेन्योर चलता है 1700 से 1707, 7 साल चलता है। चूँकि यह अल्पवयस्क था, इसकी जो संरक्षक थी माँ ताराबाई थी, और यह 1707 में औरंगजेब की आप जानते हैं कि मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो मुगल सम्राट बनता है वो बहादुर शाह फर्स्ट बनता है, और बहादुर शाह फर्स्ट बनता है ये क्या करता है कि जो दोस्तों जो मुबारिज खान था संभाजी को मारने के बाद पुत्र शाहू को लेकर आया था, मुगल में कारागार में डाल दिया था। इस पुत्र शाहू को जो बहादुर शाह फर्स्ट है यह रिहा कर देता है, और जब रिहा कर देता है तो जाता है मराठा अपने घर। तो वहाँ देखता है कि हम जो गद्दी पर है वो ताराबाई बैठी है। ताराबाई तो संरक्षक के रूप में थी, ये अपने बेटों को बैठाई थी शिवाजी सेकेंड को। एक मिनट, शिवाजी सेकेंड को बैठाई थी। तो 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है, जो साहू जी वर्सेस ताराबाई के बीच में होता है, जिसमें साहू जी का मदद कौन करता है?
तो मुगल करता है, जो बहादुर शाह फर्स्ट था, और यह जीत जाता है। इसके बाद जो छत्रपति साहू जी है, इनका कार्यकाल आता है, ये भी योग्य थे, और इनका कार्यकाल 1707 से 1748 तक चलता है। इस समय बात की जब पेशवा पद का शुरुआत होता है, और बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने थे, और यहीं से पेशवा का युग शुरू हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली समझौता किया था किसके बीच में? दिल्ली समझौता किया था, और यह दिल्ली समझौता को ही मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें हुआ क्या कि जो मुगल हैं, मुगलों को 10 लाख रुपया और 10,000 घुड़सवार सालाना देने हैं। फिर मुगल दक्षिण भारत में चौथ सरदेशमुखी का अधिकार मराठाओं को मिल गया। जो चौथा सरदेशमुख का अधिकार था वो मराठाओं को मिल गया। पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है यहीं से। उसके बाद जो टेन्योर आता है बाजीराव फर्स्ट का आता है, जिनका चलता है 1720 से 1740 तक। और इन्होंने क्या किया, जो मराठा राज्य था उनको मराठा साम्राज्य कर दिया, मतलब पूरा विस्तार कर दिया। बात की जाए इसमें गुरिल्ला और छापामार युद्ध का सेकंड शक्तिशाली कौन था, तो बाजीराव फर्स्ट था। फर्स्ट की बात की जाए तो शिवाजी थे। गुरिल्ला छापामार का मतलब दोस्तों, ये लोग पत्थरों पहाड़ों में छिप कर हमला किया करते थे। इसी समय बुंदेलखंड में मस्तानी नृत्यांगना थी, इस पर बाजीराव फर्स्ट मोहित हो गए थे। उसके बाद आता है कार्यकाल बालाजी बाजीराव का, जो 1740 से 1761 तक चलता है। बात की जाए सर्वाधिक मराठा विस्तार यहीं होता है। यहाँ मराठा विस्तार में दोस्तों, जो मराठा विस्तार अपना करते हैं नॉर्थ में करते हैं, पूरा उत्तर में करते हैं। और इसी समय अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है, जिसमें पानीपत के क्षेत्र में होता है 1761 ईस्वी में। और पानीपत का मैदान क्या था, पूरा खुला हुआ मैदान था। इसमें क्या करते हैं, पड़ोसी ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, वो हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनसे चौथ और सरदेशमुखी ले रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे। बात की जाए दोस्तों, इस समय जो अन्य जो पड़ोसी थे उस समय कौन कौन थे, तो इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, पेशवा में पुणे थे, बड़ोदरा में गायकवाड़ थे, और नागपुर में भोसले थे। पुणे में कौन था, तो पेशवा थे। इस समय पानीपत का थर्ड वार होता है 1761 में। बात कीजिए किसके बीच में, तो अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव पेशवा के मध्य। बात कीजिए बालाजी बाजीराव का नेतृत्व कौन करता है, तो विश्वास राव करता है। वास्तविक नेतृत्व कौन करता है, तो इसी का भाई सदाशिव राव हेल्प करता है, सदाशिव राव नेतृत्व करता है। इन दोनों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है तो बालाजी बाजीराव को संदेश जाता है कि मोतियों की माला टूट चुकी है, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों माधव राज आते हैं, इनका बेटा, और ये भी योग्य था। लेकिन दोस्तों योग्य तो था, लेकिन इसको एक बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर माधव राज के ही भाई नारायण राव सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन जो माधव राज के चाचा थे, ये चाहते थे सिंहासन का हथियाना रघुनाथ राव, तो इनको मिलता नहीं है। तो ये जाते हैं अंग्रेजों से मिल जाते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, और अंग्रेजों से मिलकर मराठाओं में अंग्रेजों की एंट्री करवा देते हैं। लेकिन इस समय जो सिंहासन पर बैठ जाता है वो बाजीराव सेकंड था, और इन दिनों के बीच में युद्ध होते हैं। अब आते हैं दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 3 युद्ध हुए थे। फर्स्ट हुआ था 1775-1782 में, जिसमें संधि होती है सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में। सेकेंड युद्ध होता है 1803 से 1806 के बीच में। लेकिन इस युद्ध के एक साल पहले एक बेसिन की संधि होती है 1802 ईस्वी में। इसमें बाजीराव सेकंड और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। इसमें कहा गया कि जो पुणे में एक सेना तैयार होगी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो यह बहुत ही अपमानजनक संधि मानी गई। क्यों? क्योंकि जो हम पहले ही बताए थे कि जो मराठा क्षेत्र हैं वो सेना में ताकतवर थे, और आप जो ऑलरेडी वो सेना में ताकतवर हैं और आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के रूप में तैयार होगी, इसलिए यह अपमानजनक संधि थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग संधियां की दूसरे युद्ध में। सिंधिया ने की सूजीवर्जन की संधि, होलकर ने की राजापुर घाट की संधि, देवगांव ने की भोसले की संधि। उसके बाद थर्ड वार होता है, जिसमें यहाँ भी अलग अलग संधियाँ होती हैं। 1817 से 1818 में ग्वालियर में होता है सिंधिया की संधि, मंदसौर में होलकर की संधि, पूना में पेशवा की संधि।
इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजीराव सेकंड को बिठूर कानपुर में बैठा दिया। बाजीराव सेकंड को जाओ तुम अपना कानपुर में बैठो। अब इन्हीं के जो पुत्र थे नाना साहब जो कि धोंदू पंत कहलाए, ये जो है 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, जो कि कानपुर से नेतृत्व करते हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।